गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आयुष है और मैं आप लोगों को इकोलॉजी और इन्वायरमेंट या फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बताऊंगा। ओके, तो इकोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं मालूम है? पारिस्थितिकी और इन्वायरमेंट पर्यावरण। जो हो गया पारिस्थितिकी और पर्यावरण। ठीक है, तो बच्चों में जो है इकोलॉजी और पर्यावरण को लेके थोड़ा सा फोबिया रहता है कि इसका मटेरियल कहाँ से मिलेगा, और ये बहुत ज़्यादा करंट रिलेटेड होता है। ठीक है, इसलिए जो है लोगों को लगता है जो ये कुछ ज़्यादा ही टफ है। जैसे कि इकोनॉमिक्स में भी हम लोगों को लगता है कि उसको करंट से लेके जो क्या पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन मेन जो फैक्टर होता है कि कभी भी जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स की चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, क्योंकि हमारा कोर पार्ट जो है वो क्या होता है, क्लियर नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं वो समझने में दिक्कत होते हैं। सिमिलर केस होता है यहाँ पे भी, पारिस्थितिकी और पर्यावरण में भी। यहाँ पे भी क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली क्या आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। और हमें जो है उसको समझने में कभी कभी क्या होती है, दिक्कतें होती हैं, क्योंकि जो कोड पार्ट है वो हम लोग बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक होता है कोड पार्ट और दूसरा होता है करंट अफेयर। ठीक है, करंट पार्ट। ओके, तो ये करंट पार्ट जो है, ये जो सेकंड पार्ट है, ये हम लोगों को नेट पे बहुत सारे मैगजीन पे इजली क्या होता है, अवेलेबल हो जाता है। ये इजली हम लोगों को मिल जाता है, और क्वेश्चंस भी जो है जनरली इसी पोर्शन से आता है। लेकिन डिफ़िकल्टी क्या है, ये कोड पार्ट जो कि बहुत क्या है, नेग्लेक्टेड पार्ट है। ओके, तो इसको समझने के लिए अगर हमें करंट अफेयर के पार्ट को समझना है, कोर के पार्ट को क्या होगा, समझना होगा। और कोर पार्ट में जो है, ये जो करंट अफेयर का जो पार्ट है, ये एप्लीकेशन किसका है, कोर पार्ट का है। ओके, तो होता क्या है जनरली, जो अगर कोई क्वेश्चन यूपीएससी में आ रहा है तो इसमें जो है, मान लीजिए कि जनरली स्टेटमेंट बेस्ड होता है। तो अगर ए बी सी डी ये चार स्टेटमेंट हैं, तो इसमें जो है ये तीन या दो स्टेटमेंट क्या होता है, ये करंट अफेयर से ले लेते हैं, और एक जो स्टेटमेंट होगा वो कोर पार्ट से ले लिया जाता है। और इसलिए जो है ये क्या हो जाता है, लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाता है कि ये कैसे हम सॉल्व करें। इसलिए जितना इम्पोर्टेंस हमारा करंट अफेयर है, सिम उतना ही इम्पोर्टेंस हमारा क्या रखता है, कोर पार्ट भी रखता है। ओके, तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि सोर्स कहाँ से हम लोगों को पढ़ना है, जो आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। वो होगा सोर्स, कहाँ से हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे। दूसरा होगा सिलेबस। ठीक है, अच्छा, ठीक है, सिलेबस क्या होगा। ठीक है, और ये सिलेबस को हमें कितने पार्ट में जो है हम लोगों को डिवाइड करना है, और कितने दिन में ये कोर्स जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज मैं बताऊंगा कि क्या सोर्स लेना है, क्या सिलेबस है, और क्या। अब ये तो काम करता हूँ।
ओके, तो यहाँ पे है सोर्स। तो सबसे पहला जो सोर्स हमारा होगा वो पीआईबी, ठीक है, जहाँ से हम लोगों को चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो है करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करता है। तो सबसे पहला जो हमारा सोर्स होता है वो न्यूज़पेपर। ओके, और न्यूज़पेपर में भी पीआईबी, कितने लोग पीआईबी के बारे में जानते हैं? ठीक है, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। जब भी कोई, ये जो होता है, ये जो होता है ऑथेंटिसिटी की गारंटी देता है। ऑथेंटिसिटी समझते हैं? कोई भी जो न्यूज़ है वो सही है कि नहीं, क्योंकि क्या होता है कई बार जो है न्यूज़ में होड़ लगा रहता है कि कौन सबसे पहले उस न्यूज़ को क्रैक करे, ठीक है। तो हो सकता है कि न्यूज़पेपर में सम टाइम्स जो है मिस इन्फॉर्मेशन हो। मैं अभी एक एग्जांपल दे के बताऊंगा। ओके, तो मिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है, तो इसलिए जो है न्यूज़पेपर के बदले जब तक वो आर्टिकल पीआईबी में ना आ जाए, क्योंकि कुछ ही ज़्यादा न्यूज़ नहीं होते हैं जो इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसलिए जो है हम लोग को पीआईबी पे ज़्यादा ट्रस्ट करना होगा। ओके, तो एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ। बोस्टवाना जानते हैं आप लोग? ये नाम सुना है? ये एक देश है। कहाँ है ये? किसी को मालूम है किस कॉन्टिनेंट में ये लाई करता है? जी, राइट, अफ्रीका में। ये कंट्री किसके लिए फेमस है? कोई एनिमल के लिए आपको मालूम है? ये फेमस है एलिफेंट्स के लिए, हाथियों के लिए। एलिफेंट्स के लिए। और यहाँ पे क्या होता है कि 330 330 एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है। 330 एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है, नॉट इन अ स्पैन, मतलब एक दिन में नहीं, नॉट इन अ वन डे, बट इन अ स्पैन ऑफ 4 मंथ, मतलब 4 महीनों के अंदर जो है वो 330 एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है। तो जो वहाँ के जो एकोलॉजिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं सब, और जो बायोलॉजिस्ट थे, जब अचानक से इन्हें इंफॉर्मेशन आई, कुछ पहले क्या होता है जब 330 से डेथ हुई, तो पहले 2 डेथ हुआ, 3 डेथ हुआ, तो लोग क्या होते हैं, तो ये समझते हैं कि ये पोचर्स, ये शिकारियों का काम है, उसके टस्क के लिए, हाथियों के दांत के लिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, उसको वैल्यू नहीं देते न्यूज को। लेकिन अगर इन अ स्पैन ऑफ टाइम अगर 330 एलिफेंट्स की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तब ये क्या होता है, कंसिडरेबल मैटर जो है वो सही नहीं है। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दिस न्यूज। तो क्या हुआ कि वहाँ के न्यूज़पेपर्स में होड़ लग गई कि हम इस केस को क्रैक डाउन कर दें। क्या कर दें? हम इस केस को सुलझा लें। और विदाउट कंसीडरिंग और विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, इस मैटर को बिना देखे समझे जाने, रिपोर्ट्स आने लगे कि यहाँ के जो पोचर्स हैं, शिकारी हैं, वो आजकल बहुत ज़्यादा उग्र हो गए हैं और हाथियों को मार के उनके टस्क की क्या कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं। ओके, जब एनवायरमेंटलिस्ट को ये वाले केसेस का पता चला, एक्चुअली उस समय जब केसेस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था, तो सिर्फ 280, सिर्फ नहीं, मतलब 280 हाथियों की डेथ हो चुकी थी। तो इन्वायरमेंटलिस्ट और इकोलॉजिस्ट उन लोगों के सब, उन हाथियों के शव को देखने के लिए गए। तो उन्होंने क्या पाया कि उसके टस्क जो है उसके बॉडी से अटैच है, मतलब कि उनके दांतों को जो है उनके बॉडी से अलग नहीं किया गया है। इट मीन्स इट इज़ नॉट अ वर्क ऑफ पोचर, ये शिकारियों का काम नहीं है, स्मगलर्स का काम नहीं है। अगर स्मगलर्स का काम होता तो क्या करते वो, सबसे पहले जो है दांत को निकाल देते, क्योंकि वैल्यूबल पार्ट था। इट मीन्स देयर सम, कुछ और रीजंस होंगे इसके बिहाइंड में। तो फिर फर्दर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट ही की थी, और वहाँ के जो होता है ना वाटर बॉडीज, पॉन्ड समझते हैं, तालाब होता है, हाँ, वहाँ पे पानी कलेक्टेड था। तो सोचे उन लोग, बस प्रेस जो
प्रेस रिलीज जो करते हैं, रिपोर्टर्स आके पूछते हैं, तो मतलब वहाँ के साइंटिस्ट से पूछा कि बताइए क्या कारण है इन लोगों के डेथ का। तो उन्होंने कहा क्या कि हो सकता है कि ये जो वाटर बॉडीज हैं इनमें एंथ्रेक्स नाम का बैक्टीरिया है। क्या नाम? एंथ्रेक्स नाम का बैक्टीरिया हो सकता है, और इस पानी को पीने के कारण क्या हो सकता है, इन हाथियों की डेथ हो गई। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि जो है पूरे न्यूज में छा गया कि ये जो 280 हाथियों का जो डेथ हुआ है इज बिकॉज ऑफ द ड्रिंकिंग ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। मतलब प्रदूषित पानी को पीने के कारण इन 280 जो है हाथियों की डेथ हो गई। लेकिन ये भी कारण क्या था, फर्दर जब उनका ब्लड सैंपल लिया गया और ब्लड सैंपल को टेस्ट किया गया तो पता चला उसमें कोई एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है ही नहीं। तो अब क्या हो गया कि इट मस्ट बी सम अदर रीजन। यहाँ पे क्या होगा, तब फिर अभी इन्वेस्टिगेशन कैरी हो ही रहा था कि वहाँ के फिर प्रेस आई पूछी कि भाई अब क्या कारण है, जब ये कारण नहीं था तो क्या कारण है। तो उन्होंने बस यूं ही कहा कि इट माइट बी पेंडेमिक, हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो, कोई पेंडेमिक हुआ हो और उसी के कारण जो है जनरली जो एलिफेंट्स होते हैं इनको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, टीबी। समझते हैं टीबी? हाँ। तो टीबी के कारण जो है, और टीबी जानते ही है हाईली कम्युनिकेबल होता है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे फैलता है। तो हो सकता हो इट मस्ट बी द रीजन बी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, फिर नेक्स्ट डे जो है टीबी कह के और कह दिया कि यहाँ पे एक पेंडेमिक फैला हुआ है जो कि है टीबी। और ये सारे आर्टिकल वहाँ के बोस्टवाना के बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर में आ रहा था। जब वहाँ के न्यूज़पेपर में आ रहा था तो यहाँ भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेम न्यूज को जो है यहाँ पे जो है वैसे ही जो है न्यूज पोर्टल पे डाल दिया जा रहा था, ये हो रहा है ये हो रहा है। जब ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट होती है अप्रैल में, और जो फाइनल कंक्लूडेड रिजल्ट है वो आता है सितंबर में। आफ्टर कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन जो है वैज्ञानिक बताते हैं कि नाइदर कोई, ना ही पोचर्स ने मारा है, ना ही पॉल्यूटेड जो वाटर है जिसमें एंथ्रेक्स था उसके कारण इसकी डेथ हुई है, और ना ही ट्यूबरक्लोसिस या कोई पैंडेमिक के कारण इसकी डेथ हुई। इनकी डेथ जो है रियली में पॉल्यूटेड वाटर पीने से हुई है, लेकिन वहाँ पे जो कारण था वो था ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू नीला हरित कवक, सहवाल सॉरी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी वॉज द रीजन। मतलब कि नीला हरा सवाल जो था इसका क्या था, रीजन था। ये जो है कभी कभी जब क्लाइमेट का इम्पैक्ट पड़ता है, एडवर्स क्लाइमेट रहता है, तो जहरीला पदार्थ छोड़ता है, टॉक्सिक जो है मटेरियल क्या करता है, रिलीज करता है। और उस टॉक्सिक मटेरियल को पीने के कारण, उस जहरीले पानी को पीने के कारण एलिफेंट्स का क्या हो गया, डेथ हो गया। और ये फाइनली कब आता है, ये फाइनली जो आंसर आता है ये आता है सितंबर में। और तब तक जो है मीडिया अपना खेल खेलते रहते हैं गेसिंग का। हिट एंड ट्रायल मेथड जानते हैं? अच्छा, मैथमेटिक्स होता है, मैथ्स में जो है जब कोई प्रश्न नहीं बनता है तो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, कि तुक्का लगाते हैं कि ये फॉर्मूला उस पर बैठेगा कि नहीं। तो उसी तरह है यहाँ पे भी, क्या थी, तुक्केबाजी का खेल चल रहा था। ओके। और जब फाइनली रिजल्ट आता है तब बीबीसी में, अभी तक बीबीसी एक्टिव नहीं था, और जब फाइनली सितंबर में आता है तो बीबीसी में एक आर्टिकल आता है, और पूरा आर्टिकल उन्होंने कैसे जो है न्यूज ने लोगों को वो किया। होता क्या है कि जब आप कह देते हैं कि यहाँ पे पेंडेमिक फैला है तो लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं कि ये ऐसा ना हो कि हाथियों से हम लोग में फैल जाए, तो वहाँ दहशत का माहौल हो जाता है। तो इसलिए जो है बाद में फिर जो है बीबीसी क्लियर करता है सारा चीज, और उसके बाद फिर इंडियन न्यूज़पेपर में भी फाइनली जो है ये आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सोर्स, कहाँ से आप चीजों को पढ़ते हैं। तो देयर आर ओनली फ्यू न्यूज पोर्टल, बस कुछ ही जो न्यूज हैं, एजेंसीज हैं जिनके की न्यूज को आपको फॉलो करना चाहिए। और बहुत सारे जो IS.com होते हैं ना, ठीक है, इससे थोड़ा बचना चाहिए। ओके।
कुछ ऑथेंटिक IS.com हो, उन्हीं से आप न्यूज़ को गैदर कीजिए। ये होता है हम लोग देख लेते हैं, और न्यूज हंट और इन शॉर्ट ये बहुत सारा ये सब आता है, ठीक है, उस पर भरोसा ना करें, थोड़ा टाइम ले, क्योंकि यूपीएससी भी क्या लेता है, थोड़ा टाइम लेता है, और तब जो है क्वेश्चन पूछता है। और ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जो होता है, अब हो सकता हो कि आप लोग को लगता हो कि यार क्या इससे क्या फ़ायदा है, लेकिन जब आप मेंस के क्वेश्चन देखते हो, और एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज मतलब वायु परिवर्तन पे जो है आपको कुछ आर्टिकल लिखना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे रनिंग एग्जाम्पल लिखते हैं। रनिंग एग्जाम्पल का मतलब हुआ कि उस जो एग्जाम्पल है उसको एलाबोरेट नहीं करना, उसको डिस्क्राइब नहीं करना होता, उस छोटे लाइन को बस लिख देना होता है। और जैसे जो न्यूज होते हैं, इसके छोटे छोटे आर्टिकल बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, व्हेन यू राइट इन मेन एग्जामिनेशन। इसलिए इस सब न्यूज के तह तक जाना जो है ना, जब आता है, तो इस सब न्यूज को ऑलवेज जो है पेन डाउन कर लीजिए। ओके, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है सोर्स, कि कहाँ से हम लोग जो है, तो सबसे पहला होता है PIB। अगर इंडिया में अगर कोई भी जो है इकोलॉजी से रिलेटेड जो है न्यूज होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो PIB में उसका एक्सप्लेनेशन जरूर आएगा, ठीक है। और यही न्यूज जो है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ऑलवेज जो है PIB को फॉलो करें, और उसमें जो डिस्क्रिप्शन है, हाँ, वेरी, उसके जो डिस्क्रिप्शन है उसको जरूर देखें और उसी को यूज करें, पहला चीज। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये जो है, ये भी जो है अपने प्रोग्राम्स को जो इंडिया में चल रहे हैं, अपने जो अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या जो है इंडिया अचीवमेंट, जैसे कि बहुत सारा अभी सतत विकास गोल रखा जाता है, ठीक है, SDG रहता है, तो उसमें क्या परफॉर्म कैसे इंडिया कर रहा है, उस सब की जानकारी क्या होती है, हमको इस साइट पे मिल जाती है। और इसका एक आता है ईयर एंड रिव्यू, ईयर एंड रिव्यू, ये हर एक मंत्रालय में आता है, ईयर एंड रिव्यू, ये दिसंबर में आता है, ठीक है। दिसंबर के महीने में हर एक मंत्रालय अपना ईयर एंड रिव्यू करता है, और उस रिपोर्ट में जो है वो अपने सारे अचीवमेंट, सारे प्रोग्राम, क्या उसका प्रोग्रेस है, उसके बारे में जो है डिटेल जो है रिपोर्ट को वो पब्लिश करता है। ओके, तो ये जो है ईयर एंड रिव्यू जो है, इसके लिए जो है इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो तीसरा जो, तो इसलिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसका जो साइट है वो भी क्या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी हम लोगों को देखना होता है कि कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके बारे में क्लियर नहीं हो पाता है कि वो प्रोग्राम जो है क्या उसके पॉइंट्स हैं, तब आप जो है इसको कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइट है, सॉरी, वो है www.WWI एनविस, ENVIS.NIC.in, ठीक है। एनविस का मतलब होता है एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ये जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट होता है, ये वो साइट है, डब्लू सॉरी WII envis.nic.in, ये आप ना भी लिखें, एनविस से इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या है कि अक्सर आप लोगों से ये पूछा जाता है,
और कम से कम जो है 3 से 4 5 क्वेश्चन जो है जरूर रहते हैं कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट, ये सब नाम सुना है आप लोगों ने? वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, रामसर साइट को तो हिंदी में भी रामसर साइट्स ही कहते हैं। ओके, तो इस सब के बारे में यदि इंफॉर्मेशन चाहिए कि कितने रामसर साइट्स अभी हैं, कितने जो है नेशनल पार्क्स अभी हैं, कितने जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पे क्या है, कौन सबसे बड़ा है, उस पूरे का इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो ये जो साइट है एनवी सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरिया, ये आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है। हर एक साल क्या होता है कि रामसर साइट चेंज होता है और क्वेश्चन भी आ जाता है, चाहे यूपी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस पे तो डेफिनेटली आता है कि कितने नेशनल पार्क हैं, किस स्टेट में नेशनल पार्क है। यही अगर सिंपली से आपको देखना है तो एनविस स्लैश नेशनल पार्क दे दिए, या फिर ये एनविस भी केवल लिख देंगे तो ये आ जाएगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि हम नेशनल पार्क पे यहाँ पे क्लिक, देखिए अब यहाँ पे है आंध्र प्रदेश में कितने प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ठीक है, गोवा में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, और सारा जो है आपको एक बार का क्वेश्चन था कि विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, तो इसकी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हम लोग को कहाँ से करेक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। इसके जो है आप लोग यहाँ पे जो है प्रोटेक्टेड एरिया है ना नोटिफिकेशन डाटाबेस, इस पे अगर जाएंगे यूपी में तो आपको जो है सारे इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कहाँ पे क्या है, तो ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रामसर साइट, रामसर साइट्स अभी क्या थे, अभी हाल फिलहाल में रामसर साइट्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है, तो इसलिए जो है रामसर साइट्स कहाँ है, क्या क्या कितने हैं, किस राज्य में हैं, कौन कौन से हैं, वो जो है आपको इस साइट से हो जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चलाती है, कुछ प्रोजेक्ट का नाम आपको मालूम है? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट, वन्य जीव को की सुरक्षा के लिए या फिर कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर नाम सुना ही होगा। हाँ, सबसे फेमस है, वर्ल्ड लेवल पे ये फेमस है कि कैसे जो है बाघों की संख्या इंडिया में बढ़ाया जाए। ओके, और बहुत ज़्यादा तेजी से जो है इंडिया, और ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट होता है, नाम सुना है? उसी में से एक आता है हमारा माइक प्रोजेक्ट, माइक जो है वो आता है, तो वो भी क्या है, वो भी जो है हमारा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस चीज को जो है इम्पॉर्टेंट से आप, एक और है डू नॉट बाय द ट्रबल, डोंट बाय द ट्रबल, ठीक है। ट्रबल मतलब समझते हैं, मुसीबत, ठीक है। ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है इसलिए जो है ये इंग्लिश में ही है, ठीक है। डोंट बाय द ट्रबल, मुसीबत, मुसीबत ना लेना, ठीक है। इसका हिंदी क्या हो गया, मुसीबत को गले ना लगाना, ठीक है। तो ये कैंपेन आखिर, ये प्रोग्राम आखिर है क्या, तो ये प्रोग्राम होता है कि जब हम विदेश घूमने जाते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे कि एक कछुआ है जिसका नाम है ऑलिव रिडल, नाम सुना है आप लोगों ने? अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। ऑलिव रिडल जो है ये कहाँ पाया जाता है, किसने किसने सुना था? वेरी गुड, हाँ, उड़ीसा में पाया जाता है। वो जो है एक दिखने में भी क्या एस्थेटिक है, सुंदर बहुत सा ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको सब क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत सारे जब टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे तो उनको सेल करते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे जो है उसको क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। तो ये जो डू नॉट बाय द ट्रबल है, ये कैंपेन जो है टूरिस्ट को इन्फॉर्म करती है कि आप कौन सा एनिमल पार्ट जो है वो गैर कानूनी है, या फिर कौन सा एनिमल जो है वो आपको नहीं बाई करना है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये कैंपेन कैंपेन चलाया जाता है, डोंट
बाय द ट्रबल, और यहाँ ट्रबल का मतलब है कि एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल। ओके, तो ये भी हम लोग अब आगे चल के पढ़ेंगे कि क्या कौन कौन सी स्कीम जो है हम लोग मतलब इंडियन गवर्नमेंट या फिर वर्ल्ड लेवल पे जो है बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए या फिर कहे लोगों के प्रोटेक्शन के लिए जो है चलाया जाता है। ओके, तो इस तरीके से जो है हमको जो है हम लोगों को जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, वल्चर के प्रोटेक्शन के लिए स्कीम, वल्चर गिद्ध के प्रोटेक्शन के लिए क्या हुआ, गिद्ध के कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम जो है वो चलाया जाता है। तो आजकल गिद्ध का जो जनसंख्या है वो कम होते जा रही है, तो इसका रीजन कोई बता सकता है? बस बस चेक कर रहा हूँ कि आप लोग, हाँ जी जी, कीटनाशक, ठीक है, दवाई है, सही है जी। मैडम बताइए, बता रही थी क्या आप? अच्छा, पेन किलर होता है ठीक है, जिसको कहते हैं डाइक्लोफिनेक, ठीक है। वो जो है पेन किलर किसके लिए यूज होता है? पशुओं के लिए। और जो गिद्ध है वो मरे हुए जीव को क्या करते हैं? खाते हैं। तो वो जब खाते हैं तो उसके साथ क्या चला जाता है? डाइक्लोफिनेक को भी वो क्या कर देते हैं? कंज्यूम, खा लेते हैं। और उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचक तंत्र है, वो क्या करता है? डाइक्लोफिनेक को पचा नहीं पाता है, और इसी कारण जो है उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ये भी है कि जहाँ पे अब जो है डाइक्लोफिनेक को जो है पशुओं के पेन किलर के रूप में यूज करना जो है प्रतिबंधित है। इट इज प्रोहिबिटेड टू यूज डाइक्लोफिनेक इज ए पेन किलर फॉर एनिमल, ठीक है। तो ये सब जो यूज ये हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर हुआ, ये सॉरी वल्चर का जो कंजर्वेशन हुआ, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं तो पीआईबी में, नहीं तो ये न्यूज में भी, जो ऑथेंटिक न्यूज पेपर्स हैं उसमें आपको आ जाया करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एनसीईआरटी। यहाँ से हम लोग जो है, ये जो था ऊपर में, ये हमारे करेंट अफेयर के लिए था। क्या था? करेंट अफेयर का पार्ट था। दूसरा पार्ट है एनसीईआरटी, जो कि हमारा यहाँ से कोर पार्ट शुरू होता है। सिलेबस में क्या था? एक था हमारा कोर पार्ट, जो कि एस्टैटिक भी कहते हैं इसको, जो कि चेंज जल्दी नहीं होता है। ये इसमें हम लोग पहले एनसीईआरटी देखेंगे, और यहाँ पे जो था करंट अफेयर पार्ट में, इसमें पीआईबी, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तीसरा जो था वो था envis.com, envis.nic.in, ठीक है। और यहाँ पे जो है, और फिर लास्ट में न्यूज़पेपर। एक्चुअली जो है सिलेबस यूपीएससी का बहुत ज़्यादा है, और जो न्यूज़पेपर है एक्ट एज ए मैग्नेटिक कंपास, समझते हैं? हाँ, दिशा जो बताता है यंत्र, ठीक है। तो वो जो है न्यूज़पेपर वो काम करता है, दिशा फाइंड करने का काम करता है, अगर आप यूपीएससी रूपी समुद्र में फंस गए हो तो, कि कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। और जो कोड में आता है ये एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में जो है इकोलॉजी का कहीं भी कोई सेपरेट बुक नहीं है, ये बायोलॉजी के पोर्शन में, किसमें? बायो में। चैप्टर साइड 12 के बाद है, 12 18 है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन लास्ट जो यूनिट है वो क्या है एनसीईआरटी का? वो इकोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या है? इकोलॉजी का। और उसके बाद जो क्लास में नोट्स होगा, ठीक है, वो जो है हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आपको साइड बुक और जाननी होगी तो मैं और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। लेकिन जो एनसीईआरटी होती है और जो मैं नोट्स दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, आप लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, तो यहाँ से मटेरियल निकाल के फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं खुद जो है
यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल के आपको जो है नोट्स में जो कोर पार्ट और करंट का जो जो कोर से रिलेटेड होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी नोट्स ये जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा सोर्स स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि क्या है। अब हम लोग आते हैं सिलेबस में। सिलेबस से पहले जो है, एक्चुअली आज पीपीटी तैयार नहीं हो पाया, कल मैं लाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में एनवायरनमेंट से रिलेटेड? 18 टू 20, 18 क्वेश्चन मैक्सिमम अभी आया। ठीक है, और जो मिनिमम क्वेश्चन होता है वो 12 से कम नहीं होता है। क्या? ठीक है, ये बस पिछले साल जो है थोड़े कम क्वेश्चन पूछे गए थे, नहीं तो 12 से 18 क्वेश्चन जनरली रहते हैं। आज अभी जो ज्योग्राफी का जो पोर्शन होता है, जियोग्राफी का, इसको भी इन्वायरमेंट के साथ क्लब कर दिया जाता है। जैसे कि नेशनल पार्क, नीलगिरी नेशनल पार्क है फॉर एन एग्जाम्पल, या फिर अगस्त माला बायोस्फीयर, जानते हैं आप? सुना है नाम? हाँ, अगस्त, हम लोग के यहाँ बायोस्फीयर, अच्छा मैं डिटेल में बताऊंगा, बस ये नाम याद रखिएगा। और मैं सबका हिंदी भी बताऊंगा, वो चिंता मत कीजिएगा फिर। ये जो है एक अगस्त माला बायोस्फीयर है, जो कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो अगस्त माला बायोस्फीयर है, इसका जो है पूरा ज्योग्राफिकल, यहाँ पे कौन सी नदी है, कौन सा पहाड़ है, यहाँ पे कौन सा वन पाया जाता है, ये सारा इंफॉर्मेशन वो क्या किया, दिया। क्वेश्चन में था कि अगस्त माला बायोस्फीयर से में जो है, फिर नीलगिरी जो हमारा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क, तो वहाँ से कौन सी नदियाँ पास कर फ्लो करती हैं, वहाँ से कौन सी नदियाँ बहती हैं, वहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, वहाँ कौन सा अ, पहाड़ पाया जाता है, पर्वत श्रृंखला। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी को क्या कर दिया गया, एनवायरनमेंट के साथ क्लब कर दिया गया। तो इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने का पहला रीजन। दूसरा रीजन है, आप लोग इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में सुने हैं? हम्म, तो ये क्या है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो प्री होता है वो भी क्या होता है, इसी के साथ होता है। पहले ये क्या था, पहले दोनों का सेपरेटली एग्जाम हुआ करता था। आई फॉरेस्ट एग्जाम अलग होता था और यूपीएससी का ये अलग होता था प्री, लेकिन अब दोनों को क्या कर दिया गया है, क्लब कर दिया गया है। तो इसलिए भी ये क्या हो जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन मेंस में आए थे, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली 8 क्वेश्चंस थे प्री में। तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ गए? कोई भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, एक समय, इस बार अगर कोई यूपीएससी दे रहा होगा तो इस बार एक सम्मेलन हुआ है, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। ठीक है जी, जैव विविधता सम्मेलन एक हुआ है अभी। कहाँ पे हुआ है, किसी को मालूम है? कनाडा में। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता सम्मेलन का अभी जो ये जो था प्रस्तावित था 2021 में, सॉरी 2020 में, चाइना में। लेकिन तब क्या हो गया, कोविड जो है वो आ गया। उसके बाद फिर ये प्रस्तावित हुआ 2021 में, फिर क्या आ गया, कोविड का। और फाइनली जो है ये दिसंबर 2022 में हुआ। ठीक है, दिसंबर 2022 में। और इसमें आप लोग आगे चल के, जब मैं बायोडाइवर्सिटी पढ़ाऊंगा, जैव विविधता पढ़ाऊंगा, तो एक आता है ऐची टारगेट।
AICHI, टारगेट। होता क्या है कि बायोडाइवर्सिटी हम लोगों के लिए क्या होता है, जैव विविधता, क्लाइमेट चेंज के रूप से भी, और मनुष्य के मतलब हमारे लिए भी, फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंटरनेशनली जो है वो एक लक्ष्य बनाया गया है, और अभी हम लोग देख भी रहेंगे बहुत सारे जो स्पीसीज हैं, बहुत सारे जो हमारे वो क्या हो जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब समझते हैं, विलुप्त हो जाना, ठीक है, विलुप्त हो जा रहे हैं। तो और जो अभी रेट है, जो दर है विलुप्त होने का, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए जो है, जो ये होता है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी, ये लक्ष्य निर्धारित करता है, टारगेट निर्धारित करता है कि अब जो बचे हुए हैं स्पीसीज हैं, उनको प्रोटेक्शन करने का। तो उसी को क्या कहते हैं, आईची टारगेट। तो ये जो है हमारा है, इसका मीटिंग होने वाला था कब, 2020 में और 2021 में। क्यों क्यों मीटिंग होने वाला था, क्योंकि 2010 से 2020 तक का जो टारगेट का लक्ष्य था, जो गोल था, वो समाप्त हो चुका था। अब नए दशक 2020 से 2030 तक के लक्ष्य को निर्धारित करना था। और इसीलिए जो था 2020 में चाइना में क्या होने वाला था, मीटिंग होने वाला था। और वो जो मीटिंग है वो कब हुई है, दिसंबर 2022 में। तो ये जान लीजिए कि ये जो है, ये जो सम्मेलन है, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लगभग 2-3 मेंस ये प्री में रहेगा, और एक क्वेश्चन तो यूपीएससी के मेंस में जरूर रहेगा इससे। क्योंकि जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उस समय भी हम लोग का क्या था, लक्ष्य निर्धारित हुआ था कि आने वाले 2020 से 30 तक में हम लोगों का क्या रहेगा, हम लोग का क्या टारगेट होगा, क्या गोल होगा, उसको निर्धारित कर। ये जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास जो गोल आया था, तो उस समय भी क्या था, वो भी जब आया तो आज तक उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो है, ये जो है ऐची टारगेट या फिर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता सम्मेलन, इसको बहुत दिसंबर का न्यूज है, अगर आप मोबाइल में भी सर्च करेंगे, अब तो इसका दिसंबर बीते हुए बहुत समय हो गया है, तो इसका पूरा जो है आर्टिकल आ गया है, ठीक है। तो अगर आप यूपीएससी में अपीयर हो रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए न्यूज पेपर को जो है आप थॉरली अच्छे से पढ़ेंगे, प्लस किस न्यूज पेपर को फॉलो करना है, किस न्यूज, वो भी आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग का सिलेबस। तो ये जो है टोटल 5 पार्ट है। सबसे पहला है एकोलॉजी पार्ट, ठीक है। हम लोग का जो सिलेबस है वो क्या है, एकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, मतलब, या फिर एनवायरमेंट एंड एकोलॉजी, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, ये हमारा क्या है, सिलेबस है। तो ये जो हमारा, इसको कहते हैं पारिस्थितिकी, ठीक है। और ये जो हमारा, ये क्या होता है, ये कोर पार्ट होता है, ये स्टैटिक पार्ट होता है। और इसी का जो एप्लीकेशन है, वो हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है। इसी के जो नियम है, और जब हम इसको
अप्लाई करते हैं तो वो एनवायरनमेंट के सिलेबस में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है हम लोग का है एक्ोलॉजी पार्ट। तो इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे अगर, तो ये अभी मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, कोई यहाँ पे आप लोग को समझने में दिक्कत हो रही है? एक्ोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, क्लाइमेट चेंज ये हो गया मौसम, हाँ, जलवायु परिवर्तन, पॉल्यूशन हो गया प्रदूषण, और एक्ट्स एंड पॉलिसीज और ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। आप लोगों ने रेड का नाम, साइट्स का नाम सुना है? CITES, ठीक है, ऐसे कोई नहीं, साइट्स हो गया। जैसे कि जब हम लोग एंडेंजर्ड स्पीसीज का क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, क्या करते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज वो वैसे स्पीसीज होते हैं जिन पे विलुप्त होने का क्या है, खतरा है, तो वो क्या हो गए, एंडेंजर्ड स्पीसीज। जब उसका जो है ट्रेड, व्यापार होता है, तो इसको ये संस्था क्या करता है, कंट्रोल करता है, चेक करता है। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम साइट्स हो गया। दूसरा हो गया ट्रैफिक, इसी तरह है, उसी तरह है रेड, REDD, डिफरेंट डिफरेंट, या फिर आप IPCC भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का है एकोलॉजिकल पार्ट, और इस सभी में से सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मतलब अगर देखा जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहला ये होता है, दूसरा हमारा ये होता है, तीसरा, और ये आता है चौथा। और इस दोनों में जो है ऊपर नीचे वैरी करते रहता है। और जो ये इकोलॉजिकल पार्ट है, इससे कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि निकेत किसे कहते हैं, निकेत का मतलब इंग्लिश में उसको कहते हैं नीच, NICHE, या फिर निकेत, ये क्या कहते हैं, आवास, हैबिटाट, नाम सुना है आवास, आवास किसे कहते हैं, नीच, निकेत और आवास में क्या अंतर है, इकोसिस्टम, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें क्या अंतर है, ये सब जो टॉपिक आता है वो हम लोग इकोलॉजी में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी, ओके, अगर हम लोग टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे इकोलॉजी में तो पर्यावरण के घटक, आवास तथा निकेत, मानव पर्यावरण संबंध, जैविक समुदाय, समुदाय अभिलक्षण, ये सारे जो है किस में आ रहे हैं, हमारे इकोलॉजी पार्ट में। अगर इंग्लिश में बात करें तो पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर, बायोम, ये सब क्या है हम लोग को इसमें टोटल पढ़ना है। कोरल प्रवाल जो होता है, कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति, ठीक है, ये सब हम लोग को क्या चीज़ में पढ़ना है, इकोलॉजी के पार्ट में। मेरे ज़्यादा इंग्लिश यूज किया कर रहे हैं क्या, आप लोग को समझ में आ रही है बातें मैडम आपको? ठीक है, जहाँ ना समझ में आ रहा हो वहाँ से प्लीज जो है आप बताइएगा। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, जो जैव विविधता होती है यहाँ पे, इसका क्या होता है, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब समझते हैं, संरक्षण। ठीक है, जो जैव विविधता है इसका कैसे संरक्षण करें, इसका मानव पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम लोग किस में पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी में। इसी में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है रन बाय द गवर्नमेंट्स, मतलब गवर्नमेंट जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम चलाती है प्रोटेक्ट करने के लिए, वो हम पढ़ेंगे। किसको, जैव विविधता को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे आ गए क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। तो क्लाइमेट चेंज में जो है हम लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है, पॉल्यूशन, ये ग्लोबल वार्मिंग हो गया, उसके बाद फिर ओजोन डिप्लीशन हो गया, उसके बाद फिर जो एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन, मतलब कि जो हमारा ओशियन है वो एसिडिक होते जा रहा है। एसिडिक समझते हैं क्या होता है एसिड, हाँ बोलिए, हाँ, पीएच में चेंज आ गया, एसिड और बेस होता है,
ये बेस को क्या कहते हैं? क्षार। और एसिड को अम्ल। तो अम्लीयकरण किसका हो रहा है? ओशियन का, समुद्रों का अम्लीयकरण हो रहा है। तो ये हम लोगों को इसमें पढ़ना है, कैसे जो है ओजोन का क्षरण हो रहा है। ये सब हम लोग किस टॉपिक में पढ़ेंगे? क्लाइमेट चेंज में। नेक्स्ट जो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन ये बहुत, अगर जो है कभी भी सबल, स्टबल जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं पराली जलाने का इशू, अब तो कम हो गया है, लेकिन जब जब भी पराली जलाने का इशू या फिर दिल्ली के क्लाइमेट में क्या आ जाए, बहुत ज़्यादा चेंजेज आ जाते हैं। स्मॉग फॉर्म, स्मॉग समझते हैं? ये तो आप लोग पढ़े होंगे स्मॉग, ये तो ट्वेल्थ। अच्छा, इनमें से कितनों का साइंस बैकग्राउंड से है? अगर साइंस से, ट्वेल्थ में साइंस था आप लोगों का? और आप लोग का भी तो ट्वेल्थ में साइंस होगा, या फिर ट्वेल्थ में आर्ट्स था? कितने लोगों का था ट्वेल्थ में? अच्छा अच्छा, बहुत। तो आप लोग स्मॉग ना जानते हो, तो स्मॉग जो है क्या होता है? प्रदूषण के कारण, इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ, अरे बोलिए। ठीक है, तो ये जो है हम लोग को प्रदूषण के चैप्टर में ये पढ़ना होगा। यहाँ पे हम लोगों को नेक्स्ट जो है क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल वार्मिंग, जो कि बहुत क्या है, बर्निंग। अभी देखिए कि फरवरी महीना क्या था, अभी तक के कई दशकों का सबसे गर्म क्या था, मंथ था फरवरी, ठीक है? और इस बार जो इंटरव्यू का हुआ है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि इन ये जो है तापमान जिस तरीके से बढ़ रहा है, उससे आने वाले महीनों में जो कि हमारा जून जुलाई का, उसमें क्या हो जाए, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होगी। तो जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो अभी फसल क्या हो रहा था, वीट, गेहूं। जी, गेहूं की कटाई चल रही है। जो फरवरी महीना था उस समय क्या था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया था, जितना टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। तो उससे क्या हुआ था, गेहूं पे जो है वो प्रभाव पड़ा था। तो गेहूं में क्या होता है कि गेहूं का जो आप मतलब गेहूं में दूध होता है, जो कि क्या होता है, बहुत अत्यधिक वो गर्मी पड़ने से सूख जाता है, तो उसके दाने बड़े नहीं हो पाते, वो क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे हो रह जाते हैं। तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, इससे जो हमारा खुद ही जो है अभी बर्डन है किसका, इतने बड़े पॉपुलेशन को खिलाने का। अगर जो है वीट की पैदावार कम हो जाएगी, और दूसरा रसिया और यूक्रेन मार वॉर हो रहा है, तो इससे भी वीट का क्या है, इससे भी वीट की प्रोडक्शन वर्ल्ड लेवल पे कम हो गई है। अगर इंडिया में भी कम हो जाएगी तो फर्दर क्या हो जाएगा, फीड कर पाए इतने लार्ज पॉपुलेशन को, इतनी बड़ी जनसंख्या को खाना खिलाना मुश्किल हो सकता है आने वाले सालों में, अगर इतनी तेज गर्मी पड़ती रहेगी, ठीक है? तो होता क्या है कि रसिया और इंडिया, आप लोग ने ज्योग्राफी पढ़ा है? हाँ, तो रसिया में भी गेहूं की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, इंडिया में भी। दोनों का डिफरेंस बता सकता है? हम्म, पढ़ा तो होगा ही। क्या डिफरेंस होता है रसिया और, आप बताइए मैडम, जानते हैं? हाँ, अच्छा, ठीक है। देखिए, जो हमारे यहाँ गेहूं होता है, हिंदी के स्पेलिंग को माइंड नहीं करेंगे, आप लोग खुद देख लिया करेंगे, ठीक है? इतने अब समझदार हो चुके हैं कि आप जो है अपना स्पेलिंग सही कर सकते हैं, ठीक है? वीट, जब हमारे यहाँ वीट होता है तो ये कब बोया जाता है, ठंडी में, ठीक है? मतलब अक्टूबर के टाइम, ओके, अक्टूबर दिसंबर। और जो रसिया में होता है और पकता कब है, जब गर्मी का टाइम होता है, तब ये क्या है, ठीक है? हाँ, ये पकता है। तो यहाँ के जो वीट्स होते हैं ना वो टाइट होते हैं, ओके। वहीं जो रसिया का गेहूं होता है, उसमें जो एक टाइम का गेहूं होता है, वो जो है ठंडी में क्या होता है, पकता है। उस समय जब उसके पकने का टाइम रहता है तो वहाँ क्या रहता है, ठंड रहता है। इसलिए जो वहाँ की जो गेहूं होती है ना, वो इतनी
कड़ी नहीं होती है, वो इतना सॉलिड नहीं होता, ठोस नहीं होता है। तो वहाँ के गेहूं का जनरली यूज हम लोग बेकरी में करते हैं। कहाँ? इसीलिए आप जब फॉरेन जाएंगे तो वहाँ पे ब्रेड का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड्स आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो गेहूं, व्हीट जो है वो उसी टाइप का ही होता है। वहाँ का इटली में एक है डिश जिसको कहते हैं टॉर्टिला, जो कि सम हाउ रिलेटेड होता है रोटी की तरह। ठीक है, टॉर्टिला, वहाँ रोटी का कंसेप्ट नहीं होता, वहाँ इंडियन जो जाते हैं वही रोटी खाते हैं। नहीं तो इटली में टॉर्टिला एक होता है जो कि समहाउ रोटी की तरह गोल होता है। नहीं तो वहाँ पे क्या है, यही ब्रेड का कंसेप्ट है। ओके, और ये ब्रेड का कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि वहाँ की जो नर्म होती है, वहाँ की जो गेहूं होती है वो इतनी टाइट नहीं होती है जितना इंडिया में होता है। और ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। हम लोग के यहाँ गर्मी में पकता है और वहाँ पे ठंड में पकता है। ठीक है, तो ये जो इम्पैक्ट है, ये जो है पर्यावरण का, इसीलिए कहा जाता है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है किस पे? फसलों पे। ओके, जो हमारा क्लाइमेट है। और अगर यहाँ के क्लाइमेट में क्या आ जाए, परिवर्तन आने लगेगा, फरवरी के माह में इतनी गर्मी होने लगेगी, तो जो फुल लेंथ आपको गेहूं का होना चाहिए वो नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है क्लाइमेट चेंज जो है ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के बारे में भी बता दिया। इसमें एयर पॉल्यूशन में AQI इंडेक्स होता है, ये नाम सुना है? AQI इंडेक्स, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये जो है AQI इंडेक्स होता है। दूसरा PM2.5, ये सब तो आप लोग सुने ही होंगे। PM10, PM पार्टिकुलेट मैटर, ये नाम सुना है? PM2.5 तो सुना होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ये हम लोग किसमें पढ़ेंगे? पॉल्यूशन। कहीं कहीं पे जो है न, जब वाटर है, वाटर में भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं प्रदूषक जो है वाटर में मिलके क्या हो जाता है, इसको प्रदूषित कर देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मरकरी। मरकरी कभी कहीं पानी में, कहीं कहीं पानी में आर्सेनिक पाया जाता है, कहीं पानी में लेड पाया जाता है, कहीं पानी में नाइट्रेट पाया जाता है। ये नाइट्रेट, लेड, ये सब समझ रहे हैं ना? हाँ, कहीं पे क्या पाया जाता है? मरकरी, कहीं पे, आप लोग पीछे समझ में आ रहा है ना? कहीं कहीं लेड, नाइट्रेट। तो इसके पानी को कंज्यूम करने से, पीने से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज होते हैं। उसको हम लोग डिटेल में जो है पढ़ेंगे। पिछले साल के जो UPPCS था उसमें क्वेश्चन आया था कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्या था? ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये क्यों होता है और क्या? वेरी गुड, नाइट। लेकिन ये अगर आप मार के आए होंगे तो ये गलत हो गया होगा। क्या? अच्छा, ठीक है। तो वो क्या होता है कि नाइट्रेट जो है वो ब्लड के साथ रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाता है। और वो प्रोडक्ट का नाम एक्चुअली उस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। प्राइम फेसिया समझते हैं कि एक बार जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमको लगता है कि दिस इज द आंसर, बट क्या करना, वो पहला ऑप्शन दे दिया जाता है। ठीक है, इसलिए बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन आया था, जैसे कि मैं UPSC का एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैव विविधता जो होती है सबसे ज्यादा अगर पाई जाती है तो वो कहाँ पाई जाती है? हाँ, वेस्टर्न घाट मतलब सदाबहार वन जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं क्या? जैव विविधता। लेकिन वहां जो जैव विविधता, एक दो टर्म आता है, फ्लोरा और फाउना। ठीक है, इसमें जो है हम लोग दिखाते हैं वनस्पति में जैव विविधता, और इसमें हम लोग दिखाते हैं एनिमल्स मतलब जीव में जैव विविधता। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आया था वो यही आया था कि कहाँ पे फाउना जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है, मतलब कि
जीवों में जैव विविधता कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है? जो सदाबहार वन है वहां पे जो है वनस्पतियों में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और हम लोगों ने क्वेश्चन क्या दिया, ये मैंने छोड़िए इसको, हाँ, जैव विविधता का क्वेश्चन आया था, और जैसे ही देखा जैव विविधता, पहला ही ऑप्शन था सदाबहार वन, और तुरंत इसको लगा के आगे बढ़ गया, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या होता है, कम होता है। और वहां पे जो था जैव विविधता, ये जीवों के बारे में पूछा गया था, और दूसरा ऑप्शन था इस्चुरीज, ये कोरल रीफ, आप नाम सुना है, ग्रेट बैरियर रीफ, हाँ, वो वाला ऑप्शन भी था। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्लोरल बहुत ज्यादा जैव विविधता आती है, जबकि फाउना मतलब कि जीवों की जो है वो एस्चुरीज, या फिर जो है एस्चुरीज समझते हैं, ये आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, डेल्टा समझते हैं, हाँ। और जो हमारे जो नदियां हैं वो कहाँ बहती हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं, वो डेल्टा बनाती हैं क्या, वो क्या बनाती हैं, एस्चुरीज। एस्चुरीज को हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ, ज्वार नद, ज्वार नदियां कहते हैं, ज्वार नद, अगर गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, एस्चुरीज सही जानते हैं, समझ तो रहे ना एस्चुरीज किसे कहते हैं, ठीक है। ये बनाता है कौन सा, जो कि, तो यहाँ पे भी क्या होती है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा जैव विविधता, मतलब कि जीवों में सबसे ज्यादा विविधता यहाँ पे पाई जाती है। तो इसीलिए जब क्वेश्चन करेंगे तो ये ध्यान देंगे कि कौन सा जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो ये था ब्लू बेबी सिंड्रोम था, उसमें लिखा हुआ था कि किस कारक के कारण, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है किस कारक के कारण होता है। तो यहाँ पे जो है वो नाइट्रेट जब ब्लड से, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जानते हैं, जब ब्लड खून के साथ क्या होता है, रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, कार्बोक्स हेमोग्लोबिन, ठीक है। क्या हो गया मैडम, ठीक है। तो वो जो रहता है उसकी ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता क्या हो जाती है, कार्बोक्सिजन कम हो जाती है। और इसीलिए लोगों की क्या होती है, यदि वो ज़्यादा इनहेल कर ले, ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है वो सूंघ लेंगे, तो उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसलिए जो है, तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि कार्ब इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है किस गैस के, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ब्लड के साथ रिएक्ट करके कौन सा तत्व बनाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। तो वहां पे नाइट्रेट भी ऑप्शन था, और एक और ऑप्शन भी था, वो किसी को याद है, हाँ, साइनो, वेरी गुड, ठीक है, साइनो भी आगे नहीं दिखता है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो बताएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को हम लोग को बहुत अच्छे से रीड करना है। एक्स सीटू और इन सीटू आप लोग जानते हैं, हम्म? आप लोग के पास सिलेबस है क्या, हम्म? नहीं, अच्छा, तो मैं सिलेबस सभी, हम्म। अब एक्ट्स और एग्रीमेंट, पहला क्या था, हम लोग इकोलॉजी, इकोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स थे, और उसके बाद जो है अभी, अच्छा, चलिए पहले हम एक्ट्स एंड पॉलिसीज को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स पे आएंगे, ठीक है। तो जब एक्ट्स एंड पॉलिसीज पढ़ते हैं तो हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट जो आ जाता है वो है यूएन एफ सी सी, कौन सा है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इसके टाइम में इसका जो मीट हुआ था इसको अर्थ समिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ समिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। अर्थ समिट 1992 में कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ पे है? ब्राजील में। ओके। और उस समय, उस सम्मेलन के समय कुछ और जो है ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म हुआ था, जैसे कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, मतलब मरुस्थल जो है, मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए क्या था? एक संस्था बनाई गई थी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। मरुस्थलीकरण को की रोकथाम के लिए क्या था? ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन कब हुआ था? जब अर्थ समिट हुआ था। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसका हाल ही में इंडिया में मीट हुआ है। कब? 2019 में। ओके। 2019 में जो है, या फिर 2021, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, 2019 और 21 के जनवरी में इसका क्या हुआ है? मीट हुआ है। और यहाँ ये जो मीट था, सिंस 2021 में इंडिया में होने के कारण अब ये क्या हो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर इसमें से कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए थे। तो जो अभी यूपीएससी है वो क्या करता है कि 1.5 साल पुराना करंट अफेयर लेके चलता है। ठीक है। जब कोई चीज हाईलाइट ज्यादा हो जाता है, जैसे कि अभी कौन सा इंसिडेंट ज्यादा हाईलाइट है? जोशीमठ। नाम सुना है ना? हाँ, क्या घटना हुई थी जोशीमठ में? लैंडस्लाइड हुआ था। आज देखिए, यही है, छोटे छोटे वादों को ध्यान से समझना। लैंडस्लाइड नहीं कहेंगे, क्या दूसरा कोई और? लैंड सबसाइडेंस। हाँ, हाँ, भ्रंशक, वेरी गुड। लैंड सबसाइडेंस या फिर भ्रंशक। सॉरी। वो क्या हो गया था कि जो वहाँ की जमीनें थी वो धंसने लगी थी, और वो धंसने के कारण क्या आ गया था? दरार आ गया है। ठीक है। तो एक इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कैरिंग कैपेसिटी। CARRYING, कैरिंग। भार सहने की क्षमता हो। तो हर एक पहाड़ जो भी है उसका क्या होता है? अपना कैरिंग कैपेसिटी होता है। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने सुना होगा, हाल फिलहाल नहीं, कुछ वक्त गुजर गया है, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हैवी फ्लड आया था। ठीक है। तो उस साल, जिस साल फ्लड आया उस साल जो है क्वेश्चन नहीं आया, उसके 1 साल बाद क्वेश्चन आया। तो ये जरूरी, जोशीमठ क्या है? बहुत हाईलाइटेड इशू है, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। तो यूपीएससी जान रहा है कि इसके बारे में सब लोग तैयार करके बैठे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो क्या करेंगे? अब सब भूल चुके हैं, तो जोशीमठ को अंदर ले आइए। ठीक है। तो 1.5 साल का जो यूपीएससी का क्वेश्चन होता है, बहुत सारे इसमें अपियर होंगे, बहुत लोग 1 साल बाद अपियर होंगे। ठीक। तो जो यूपीएससी का जो वो होता है, क्वेश्चन होते हैं, वो 1.5 साल के करंट को लेके चलता है। तो जोशीमठ से जो है, अब ये, अब टर्की में क्या आया? टर्की में भी भूकंप आया। तो वहां पे अब कौन सा इंपॉर्टेंट रख रहा है? टर्की भूकंप रख रहा है इंपॉर्टेंस? क्या रख रहा है इंपॉर्टेंस? हाँ जी, बोलिए, आपसे पूछे, बोलिए। ठीक है, चलिए। हाँ, ठीक। वहां पे हमको हो रहा है कि अर्थक्वेक जब आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या? डिजास्टर मैनेजमेंट में अब अर्थक्वेक जो है इंपॉर्टेंट हो गया। कैसे अर्थक्वेक को हम लोग जो है आएगा तो कैसे हम लोग उसका रोकथाम करेंगे, ये जो है अब इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट चीज? ग्लेशियर आउटब्रस्ट, ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड, ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट। ये नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना होगा। ये जो है
क्लाइमेट चेंज के कारण या फिर ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत न्यूज में था हाल के दिनों में। ये क्या होता है, ऊपर में यहाँ पे क्या है, जो हमारा ऊपर का इलाका है, जो नॉर्दर्न एरिया है, वो क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। ठीक है, जब पानी जो है यहाँ पे ग्लेशियर जो है या हिमनद जो है जब पिघलता है तो ये क्या करता है, इसके स्लोप पे ऐसे करके फ्लो करेगा। हाँ, और यहाँ पे छोटे छोटे क्या बने होते हैं, गड्ढे। तो ये जब मेल्ट करते हैं तो इस गड्ढों में ये क्या करते हैं, पानी जम जाता है, और फिर जब ठंडी का टाइम आता है तो ये इसमें जम जाते हैं। ठीक है, तो हाल फिलहाल में देखा गया है, और ये जो है जल्दी पिघलते नहीं है। ये वाला क्या, ये जो जमे हैं ये बहुत ऊपर जमे होते हैं। ठीक है, और लेकिन इसके साथ एक बुराई क्या है कि ये जो लेक होते हैं ये बहुत गहराई इनकी ज़्यादा नहीं होती है। ओके, और जब पानी जो है पिघलता है तो इससे क्या करता है, इससे ओवरफ्लो कर जाता है। इससे क्या करता है, इस छोटे छोटे लेक से वो ओवरफ्लो कर जाता है। इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसको गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। हाँ, तो उसके प्रमोशन के लिए जो गवर्नमेंट क्या की, एक स्कीम बनाई जिसका नाम क्या है, फेम, एक प्रोग्राम है। इसके तहत जो है जो भी आप इलेक्ट्रिक बाइक लेंगे, व्हीकल लेंगे, उसको क्या किया जाता है, उसमें कुछ जो है सब्सिडी दी जाती है। तो ये क्यों, इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्यों प्रमोट किया जा रहा है, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, पॉल्यूशन कम हो। तो इससे रिलेटेड एक क्या आई स्कीम, फेम। और अभी जो है बहुत सारे, जैसे कि गवर्नमेंट एथेनॉल, नाम सुना है, हाँ, एथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन, ये नाम सुना है, हाँ, हरित हाइड्रोजन, ये ग्रीन हाइड्रोजन को कहते हैं। ठीक है, एथेनॉल, ये सब को जो है प्रमोट कर रही है। अभी क्या हो गया, पेट्रोलियम में जो है एथेनॉल को मिलाना 20% क्या कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये क्यों किया जा रहा है, इसका क्या यूज है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्यों प्रमोट किया जा रहा है, हरित जो है हाइड्रोजन को क्यों प्रमोट किया जा रहा है, इससे रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे एक्ट एंड पॉलिसीज में। इंडियन क्लाइमेट एक्शन प्लान क्या है, इंडियन क्लाइमेट एक्शन प्लान, ये क्या है, क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट कोई प्लान, कोई एक्शन प्लान डिसाइड करती, किसको, जलवायु के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, प्रदूषण से बचाने के लिए। तो वहाँ पे क्या हो गया, इंडियन क्लाइमेट एक्शन प्लान। तो ये इंडियन गवर्नमेंट कब लाई, क्या इसका काम है, ये सब हम लोग किस में पढ़ेंगे, एक्ट एंड पॉलिसीज में। अभी जो है नया इसकी अभी जो है चेंज किया है, जो कि आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हिंदी में जो है क्या कहते हैं, एक मिनट, एनवायरमेंट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव आकलन, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA। जब भी कोई कारखाना या फिर कुछ खोलते हैं, ठीक है, तो उसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका आकलन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, ये जो है एक स्कीम है जो कि गवर्नमेंट, ये एक्चुअली इंटरनेशनल स्कीम है, और हर एक जो है कंट्री, जो भी सिग्नेटरी कंट्री है, जो भी इस पे क्या किया है, साइन किया है, उसको जो है कोई भी फैक्ट्री खोलने से पहले, जैसे कि कोई अगर फैक्ट्री खोल रहा है जिसमें कि क्या चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, पॉलीथीन बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, पॉलीथीन बन रहे हैं, तो वो जो है, या फिर कार्बन, ये क्या हो रहा है, कोल का माइनिंग हो रहा है, तो कोल की माइनिंग में भी क्या होगी, पॉल्यूशन होगा। तो कोल के माइनिंग के फैक्ट्री से कितना जो है इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब हम लोग क्या चीज़ में देखते हैं, ये हम लोग का EIA। आप लोग
एक कलर भी जानते होंगे, रेड कलर्ड कंपनी, ग्रीन कंपनी, ऑरेंज कंपनी, ये नाम सुना है कभी? डिफरेंट डिफरेंट कलर्ड कंपनी होते हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ऐसे ऐसे करके कंपनीज होते हैं। रेड कंपनी उसे कहा जाता है जो कि इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट डालते हैं, उसको किस में किया जाता है? रेड में। और ग्रीन कंपनी वो होते हैं जो इन्वायरमेंट पे कुछ ज़्यादा पॉल्यूट, जैसे कि पेपर इंडस्ट्रीज, ये सब क्या है, ये इन्वायरमेंट पे उतना एडवर्सली इम्पैक्ट नहीं करते हैं। तो इनकी जो लाइसेंसिंग होती है, जो लाइसेंस दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो बहुत क्या होता है, इजी होता है। ठीक है, तो इसी तरह पे कैटेगराइज कर दिया जाता है हम लोग को, कंपनियों को। और उसके बाद जो है कि रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, डिफरेंट कलर में, और उसके बाद फिर उतना ही डिफिकल्ट किया जाता है उसके लाइसेंसिंग प्रोसेस को। समझ में आ रही बात? तो ये होता है एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोग्राम। तो इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट जो है इंडियन गवर्नमेंट के प्रोग्राम को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में और सब भी आ जाते हैं, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम चलाती है, जैव विविधता के संरक्षण में, तो वो सब भी हम लोग को इसमें पढ़ना होता है। अब हम लोग आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके जो पॉलिसीज होते हैं उसको पढ़ना है। तो कॉप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है, अभी बताया है, UNFCCC, उसके बाद फिर IPCC, ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो है आगे चल के जो है इसी में आएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन। डिफरेंट डिफरेंट जो है एक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या करते हैं, ये जो है समहाउ पर्यावरण या फिर पारिस्थितिकी या फिर जलवायु परिवर्तन में रोकथाम के लिए हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल जब UNFCC आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें एक आता है क्योटो प्रोटोकॉल। इसका नाम सुना है? हम्म? ये यही क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस करके क्या लाया गया, पेरिस एग्रीमेंट। हर साल जो है UNFCC की मीट जो है, वार्षिक जो सम्मेलन है, वो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग देशों में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और वहाँ पे जो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ जो है फ्रेमवर्क तैयार किए जाते हैं। ओके, कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। तो उसी को हम लोग किस में पढ़ते हैं, UNFCC में। सबसे पहला जो था ये था क्योटो प्रोटोकॉल, जिसका 2007 में, ठीक है, नियम पालू शुरू होता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या है, ये दो देश टाइप के देश होते हैं, विकसित देश, तीन एक्चुअली होता है, लेकिन जो जो दो है हम लोग, एक विकसित देश और एक विकासशील देश, मतलब डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। ओके, होते कई टाइप के हैं, मैं दो का भी डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था, ये डेवलपिंग कंट्री पे नहीं था, ये क्या था, डेवलप्ड कंट्री के लिए था। ओके, और उनका क्या था, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो लोग रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, उसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर ग्रीन हाउस गैस कहिए, ग्रीन हाउस गैस समझते हैं? देखिए हल्का सा मैं बताता हूँ। ओके, ये अभी बस इसी तरह है। ठीक है, अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, सॉरी पढ़ूंगा। ये हमारा है सूर्य। ठीक है, ये जो है रेडिएशन, रेडिएशन तो समझ रहे हैं, ये क्या करे, रेडिएशन रिलीज करता है। और
ये हमारा है पृथ्वी, ठीक है। और ये डायरेक्ट रेडिएशन आके, जैसे कि जब आप पढ़ेंगे कि जो गर्मी है, ताप है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का 3 प्रक्रिया है उसका। वो एक सबसे पहले प्रक्रिया को कहते हैं कंडक्शन, दूसरे को कहते हैं कन्वेक्शन, और तीसरे को कहते हैं रेडिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, ये जो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये 3 वर्ड है, ना समझ में आ रहा हो तो अब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तीसरा शब्द जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि जब ताप गर्म वस्तु से निकलती है और जब वो ट्रैवल करती है, तो अगर जहाँ से ट्रैवल कर रही है वहाँ पे कोई मीडियम मौजूद ना हो, मीडियम समझते हैं, कोई तत्व मौजूद ना हो, फिर भी जो है रेडिएशन हो सकता है। और जो ये दोनों प्रक्रिया है, इसमें जो गर्म वस्तु है और जिसको गर्म करना है, उसके बीच में किसी मीडियम, किसी तत्व का होना जरूरी है। तभी क्या होगा, इस दोनों प्रक्रिया से ताप जो है आगे बढ़ेगी। समझ गए? ये किस में, ऊपर दोनों प्रक्रिया में। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, गैस लेते हैं और गैस पे कोई भी जो है बर्तन को रखते हैं। तो जैसे कि क्या बना रहे हैं हम लोग, चाय बना रहे हैं, तो सॉसपेन रखें, तो सॉसपेन का जो हैंडल होता है कुछ देर बाद वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, हीट जो है वो अणु से अणु ट्रांसफर होता है। अणु समझते हैं ना, एटम। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ताप जो है एक एटम में पहुंचा, ठीक है, ताप, इसको हम ताप दिए, यहाँ से ये जो है दूसरे अणु को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, और फिर तीसरे अणु को ट्रांसफर कर देता है। ऐसे ही क्या होता है, ताप जो है फ्लो करता है। ताप जो है लास्ट में यहाँ पे सोच लीजिए आपका हाथ है, ठीक है, और यहाँ से बढ़ते बढ़ते आपके हाथ को भी गर्म कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जहाँ पे ताप का सोर्स है वहां से आपके हाथ तक तभी यह ताप पहुंचेगा जब इसके बीच में क्या हो, कोई मीडियम हो, ठीक है। लेकिन जब सूर्य से ताप निकलता है, पृथ्वी तक आता है, तो क्या इसके बीच में कोई मीडियम है, नहीं है। एटमॉस्फेयर भी क्या है, कुछ ही दूर तक है, ठीक है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उस वो भी कुछ ही किलोमीटर तक है, उसके बाद तो कुछ नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक ताप को पहुँचने के लिए इस प्रक्रिया का यूज होता है। कौन सी प्रक्रिया का, रेडिएशन। और जब ये किरणें जो है सन से, ये अर्थ से टकराती हैं और क्या होती है, परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तब जाके जो वायु हमारे वातावरण में कुछ गैसेज होती हैं, कुछ कण होते हैं, वो क्या करते हैं, इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषण करते हैं। अवशोषित, एब्जॉर्ब को क्या कहते हैं, अवशोषित। वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और तब हमारा वातावरण क्या होता है, गर्म होता है। तो वैसे ऑब्जेक्ट, तो ये जब रेडिएशन जब धरती पे पड़ती है, तो कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जो उसको पूर्णतः रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और कुछ वस्तु होते हैं जो उसको परावर्तित भी कर लेते हैं और अवशोषित भी कर देते हैं। जो परिवर्तन करने का किसी भी वस्तु पे अगर रेडिएशन पड़ रही है, तो वो कितना प्रतिशत परावर्तित करेगी, इसके लिए एक टर्म है जो कि ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ा होगा, अल्बेडो इफेक्ट, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अल्बेडो इफेक्ट कहते हैं उसको। तो जैसे स्नो क्या है, जो ग्लेशियर होता है, हिमनद होता है, उसका अल्बेडो इफेक्ट ज्यादा होता है या कम होता है, सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद फिर रेत आता है, ठीक है, उसके बाद फिर सैंड आता है। तो ये सब क्या करती है, इस पे जैसे ही किरणें पड़ती हैं वो क्या कर देते, उसको परावर्तित कर देते, वो कोई भी एब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जो है, जो हमारा मीथेन है, जो वाष्प है, ये सब क्या करते हैं, ये सब जो है परावर्तित, जो पृथ्वी से परावर्तित करने हैं, उसको क्या कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। तो जैसे ही वो उसका अवशोषण करते हैं, वैसे ही तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है।
तो ये जो हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस। ओके, जो क्या कहते हैं, अब जो है डिफरेंट डिफरेंट गैसों की अवशोषण करने की क्षमता अलग होती है। जैसे कि परावर्तित करने की क्षमता अलग होती है, उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट वस्तुओं की अवशोषण करने की क्षमता भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल। क्या कहते हैं, ग्रीन पोटेंशियल, मतलब ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्बिंग पोटेंशियल। इसको GHP से, ग्रीन हाउस पोटेंशियल। ठीक है, आगे मैं लिखाऊंगा भी कि कौन कितना जो है एब्जॉर्ब करता है, प्लस कितने सालों तक वो पर्यावरण में बना रहता है। तो जो ग्रीन हाउस से, और ये जो हमारा पोटेंशियल है, ये जो है कार्बन के रेस्पेक्ट में दिया जाता है। जैसे कि कार्बन की जो कार्बन का CO2 जो गैस है, वो उसको मानक मान लिया जाता है, स्टैंडर्ड। तो उसका CO2 को क्या दे दिया गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मानक दे दिया गया 1। जैसे कि हम लोग जब सब्जी खरीदने जाते हैं, तो एक 1 kg का बटखरा होता है ना, हाँ, 1 kg का वेट होता है। अब अगर हम लोग को 5 किलो लेना है और उसके पास क्या है, 5 किलो का वेट या फिर बटखरा नहीं है, तो वो क्या करेगा, 1 किलो सब्जी को 5 बार तौल के हमको दे देगा। तो उसी तरह CO2 को जो है हम लोग मानक मान लिए कि इसका नंबर ये है। अब कोई वस्तु यदि इससे दुगना कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, 2। इससे ज्यादा तो 3। तो इसी तरह एक होता है SF6। ठीक है, तो इसकी जो क्षमता है, वो लगभग जो है 1200 से 2300 तक होती है। मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो मतलब ये अगर इन्वायरमेंट में है, तो कितना, कार्बन से 2300 गुना ज़्यादा जो है ये अवशोषण, मतलब कि एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन को। और ये पर्यावरण में 23,000 साल तक बना रहता है। ठीक है, तो एक बार अगर रिलीज कर दिए, तो वो फिर क्या होगा, पर्यावरण में बना रहेगा। और कब तक, पुश्तों के पुश्ते बीतते रहेंगे, और ये कहेगा हम यहाँ हैं, और जो पुश्त आएंगे वो कहेंगे आपके चलते हम भी भुगत रहे हैं। ठीक है, तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आने वाले, ग्रेटा थुनबर्ग का नाम सुना है आपने? क्या नाम है, ग्रेटा थुनबर्ग। ये जो है G20 समिट में अमेरिका में गई। कहाँ की हैं ये, स्वीडन की हैं। और जितने भी G20 के प्राइम मिनिस्टर थे, सबके सामने वो कही, हाउ यू डेयर, हाउ यू डेयर। ठीक है, कैसे हिम्मत हुई आपकी हमारे आने वाले जनरेशन की जो स्थिति है वो खराब करने की। और स्टेज पे जो है सारे लोग सुन रहे थे। थोड़ा ट्रम्प कुछ ज़्यादा रिएक्टिव हो गए थे उस समय। ये उस समय प्रेसिडेंट जो थे वो ट्रम्प थे, और ये मात्र 17 साल की लड़की है। ठीक है, और जो वो 20 जो वहाँ वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लीडर थे उसको चैलेंज कर रहे थे, कैसे आपने हिम्मत की हमारे जनरेशन का जो है इतना बुरा हाल करके। ठीक है, और अब इसको कौन करेक्ट करेगा। तो उनका जो वो भाषण था, कभी सुनिएगा कि वो उसने क्या बोला है। और यही गट्स आपको चाहिए, बीइंग एन ऑफिसर, देन ओनली, समझे, तभी आप जो है अपने जिले, अपने जो सब डिवीजन है उसको जो है अच्छे से चला पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है अच्छे से काम को बिगाड़ने के लिए 20 लोग हैं, लेकिन उसको अच्छा करने के लिए केवल एक ही लोग होते हैं। ठीक है, और वो भी गिने चुने। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरी क्या, चलिए आगे सब बताया क्या। तो ये क्या है, ग्रेटा थुनबर्ग। तो ये सब का इसलिए मैं नाम चर्चा ले रहा हूँ, क्योंकि ये सब का स्टेटमेंट
आपको जो है आंसर राइटिंग में लिखना चाहिए कि क्यों। तो ये स्टेटमेंट से क्या होता है ना कि आपको ये भी एग्जामिनर जानता है कि यू नो द नेम ऑफ सम ऑफ द एनवायरमेंटलिस्ट, ओके। और उसके तो आप जागरूक हैं ये पता पता चलता है। पानी ठहरा, जहाँ ठहराव आता है वो क्या हो जाता है, वो सड़ने लगता है, ठीक है। तो आंसर में अगर स्टैटिक पोर्शन लिखिएगा तो वहाँ क्या आ गया, ठहराव आ गया, ठीक है। तो वो उतना बेस्ट आंसर नहीं माना जाता है अनलेस यूज। और ये मत सरप्राइज कीजिए या फिर ये मत घबराइए कि जो हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा एलोबोरेट लिखना है। रनिंग एग्जाम्पल, रनिंग एग्जाम्पल मतलब उसको केवल एक लाइन में आप लिखिए, कम से कम उसको अगर एनवायरमेंटलिस्ट लाइक ग्रेटा थुनबर्ग आप केवल लिख दिए और ब्रैकेट में लिख दिए, या फिर कहीं भी G20 समिट का आप चर्चा कर दिया, जिस G20 समिट में ये बोली थी, जो आंसर जो चेक करेगा वो भी इसको पहचान रहा है, वो बहुत कुछ जानता है, ठीक है। बस आपको क्या है, एक आईएएस ऑफिसर थी, वो रैंक 4 था, उनका नाम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वो क्या करती थी, उनके भाई जो थे वो भी आईएएस ऑफिसर थे और वो बीएचयू में मेडिकल पढ़ रही थी। वो अपने जब उनका मेंस आया तो वो अपने भाई से केवल उनको भाई को दे देती थी नॉवेल, और वो कहती थी आप इसको पढ़िए, नॉवेल मतलब कि सम इम्पॉर्टेंट बुक, और इससे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा वो बस हमको बता दीजिएगा। और वो पॉइंट वो लिख देती थी जो उसको इम्पॉर्टेंट लगता था, ठीक है। तो इससे क्या होता था, जो एग्जामिनर होता था उसको लगता था कि सी हैज स्टडी, वो आपसे देखने थोड़ी जा रहा है कि आपने वो बुक पढ़ी है कि नहीं, बट यू हैव मेंशन्ड दैट बुक एंड यू हैव कोटेड द लाइन ऑफ दैट बुक। आपने उस बुक का मेंशन किया है और उसमें लिखी हुई लाइन को क्या किया है, उसके सामने प्रस्तुत किया है। तो इट मीन्स यू हैव स्टडीड दैट, आपने उस बुक की अध्ययन किया, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट, आप कभी भी रिव्यू देख लीजिए, क्या देख लीजिए, कभी भी ऐसे हैं बुक का रिव्यू देख लीजिए। बुक का जब रिव्यू रहता है तो उसमें वो कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्या करते हैं, बातों को, लाइंस को लिख देते हैं और उसी लाइन को आपको क्या कर देना है, कोट कर देना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग आंसर राइटिंग में इंप्रूव करना है। इसीलिए न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को जितना हो, जब मैं प्रिपरेशन करता था तो राइट साइड केवल लिखता था, पेज कॉपी का जो है राइट साइड में लिखता था और लेफ्ट साइड वैकेंट रखता था। लेफ्ट साइड, और ये मैं दो चीज में करता था, दो नहीं तीन था एक्चुअली। एक एथिक्स पेपर भी आता था, एथिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। इसमें क्या कीजिए लेफ्ट साइड में, क्योंकि आपको ये जो पूरा है ये पूरा करंट बेस्ड होता है, तो आप जो है टॉपिक्स को देखिए और इधर जो है आप पूरा पेज ना छोड़िए या फिर कुछ कोई अटैच कर दीजिए, लेकिन रनिंग एग्जाम्पल आप ढूंढते, खासकर एथिक्स जब आप पढ़ते हैं, एथिक्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसमें रनिंग एग्जाम्पल लिखना, या फिर आप जब इकोलॉजी पढ़ते हो तो रनिंग एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं, कोर्ट से क्वेश्चन ही नहीं आएगा। कहेगा जो ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड, हाँ, इससे आप क्या समझते हैं, एक ये पढ़ लिए हम लोग कोर पार्ट में कि इससे आप क्या समझते हैं, सरकार से प्रोटेक्शन के लिए क्या स्टेप्स ले रहा है, सरकार गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है, तो ये आपको कोड में कभी पता चलेगा नहीं। कोड का जो स्टेप था वो बहुत पुराना हो गया, ये आपको न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से, इसी से पता चलेगा। और जब तक आप इसको लिखिएगा नहीं, जब तक मेंशन नहीं कीजिएगा, तब तक नंबर आपका हाफ पार्ट ही नहीं बन पाएगा, ओके। तो ये सब चीज, अभी जो है बायोडाइवर्सिटी वाला बात किया कि आईची टारगेट कैसा है, आगे चल के आप बायोडाइवर्सिटी में एक टर्म पढ़ेंगे, नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल। तो वो नागोया प्रोटोकॉल क्या होता है, तो ये सब सारी चीजें जो है इसमें क्या हो जाता है। अभी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पढ़ा, EIA पढ़ा, पर्यावरण प्रभाव प्राक ये आकलन, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो इसमें 2020 में अमेंडमेंट हुआ है, क्या हुआ है, 2020 में इसमें अमेंडमेंट लाया गया। अब उस अमेंडमेंट को आप न
अपना अपडेट कीजिए और पुराने अमेंडमेंट को ही चलते चलिए, तो क्या होगा, आपको मार्क्स मिलेगा नहीं। तो इसमें टीचर्स का पार्ट बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। ज़्यादा पार्ट जो होता है, ये कब तक आपका ये जो नोट्स है, दिस विल बी वैलिड टिल, जब तक आप 1 साल तक हैं। लेकिन आपका जो टॉपिक है, जैसे कि अब बताया गया नागोया प्रोटोकॉल, तो दिस प्रोटोकॉल विल बी, ये प्रोटोकॉल बहुत दिनों तक चलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो अपडेट्स हैं उसको आप जो है अपडेट करते रहिए, अपने नोट्स को अपडेट करते। और इसी कारण से ये सब्जेक्ट के प्रति डर सबको, फोबिया रहता है, ठीक है। तो उस फोबिया को, अब जैसे कि नेशनल पार्क है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में जी। और भी कोई है अलग स्टेट वाले, आंध्र प्रदेश, चलिए मध्य प्रदेश ही है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर दूसरे जगह कहीं कहीं लिख दिया गया, अभी कितना रामसर साइट्स है, 29, 79, 4 बढ़ के देखिए, मैं भी ठीक है, रामसर साइट जब पढ़ूंगा तब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये चीज को आपको अपडेट रखना है, समझे। अगर अपडेट आप नहीं करेंगे तो आपके आंसर्स जो है, अभी हॉट स्पॉट नाम सुना है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, जी। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है जहाँ पे, जैसे कि बहुत कोई रीजन हो, वहाँ पे क्या करते हैं, जैव विविधता बहुत ज़्यादा हो, और अब उस जैव विविधता पर खतरा मौजूद मंडरा रहा हो, क्या हो, खतरा मंडरा रहा हो, तो वैसे जगह को क्या करते हैं हम लोग, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। जैसे कि हमारा वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट पे क्या है, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा जैव विविधता है वहाँ पे, लेकिन वो वल्नरेबल भी है, वो क्या है, वो जो है विलुप्त होने के भी कागार पे है, ठीक है। तो ऐसे जगह को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, ठीक है। तो जो पूरे वर्ल्ड में थे, ये 35 थे, 35 थे, अब एक बढ़ के 36 हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि बहुत कि वर्ल्ड में कितने हॉट स्पॉट हुए, 36 हुए। तो 36वां कौन सा था, क्यों उसको ऐड किया गया, ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसलिए इकोलॉजी में अपने आप को क्या रखें, अपडेट भी रखें, और क्वेश्चंस को भी जो है देखते रहें कि ट्रेंड में कौन कौन सा क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे, किस पे ज्यादा फोकस है, ठीक है। आज तो टॉप 15 मिनट है, चलिए तब तक मैं एक स्टोरी ही सुनाता हूँ, ठीक है, रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, नॉट रिलेटेड टू समथिंग एल्स, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही एक न्यूज़ सुनाता हूँ, दैट विल हेल्प यू इन। कल मैं आपको सिलेबस दे दूंगा, ठीक है। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, ठीक है। सबसे पहले आता है कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, ये हम लोग कल से जब टॉपिक शुरू करेंगे तब शुरू करेंगे कि क्या होता है इकोलॉजी और क्या होता है एनवायरनमेंट। बस इतना समझिए, हमारा क्या होता है, आवास, हैबिटेट, क्या है, आवास, हर एक जीव का क्या होता है, अपना एक आवास होता है, और उसको इंग्लिश में कहते हैं हैबिटेट, ठीक है। तो ये जो आवास का निर्माण होता है, ये किससे होता है, ये वहाँ की एनवायरनमेंट से होता है, परिस्थिति से होता है। जैसे कि
ये 3 स्फीयर है, ठीक है। ये जो स्फीयर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लिथोस्फियर। लिथोस्फियर को कहते हैं स्थल मंडल। क्या कहते हैं? ये स्फीयर क्या है? ये स्फीयर है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फियर को क्या कहते हैं? हाँ, वेरी गुड, वायु मंडल। और ये है हाइड्रोस्फेयर, और इसको कहते हैं जल मंडल। और इन तीनों को इंटरसेक्ट करने वाला एक रीजन है, ये इसको हम लोग कहते हैं बायोस्फियर। और क्या होता है ये? जैव मंडल। तो अगर हम देखेंगे कि जैव मंडल के लिए क्या हुआ, राइट प्रोपोर्शन, एक करेक्ट अनुपात में, एक सही अनुपात में, जब हम क्या लेते हैं, वायुमंडल को लेते हैं, सही अनुपात में लिथोस्फेयर को लेते हैं, और सही अनुपात में क्या लेते हैं, हाइड्रोस्फेयर मतलब कि जल मंडल को लेंगे, तभी जो है जैव मंडल का निर्माण होगा। अगर सही अनुपात में नहीं लेंगे तो जैव मंडल का क्या होगा, ये जो फॉर्मेशन है वो पॉसिबल नहीं है। क्या केवल एटमॉस्फेयर में लाइफ पॉसिबल है? अगर कोई भी जो है, या लिथोस्फेयर ना हो, हाइड्रोस्फेयर ना हो, तो कोई भी पॉसिबल है? नहीं है। अगर हम लोग उसी तरह केवल हाइड्रोस्फेयर में लाइफ नहीं पॉसिबल है, और केवल जो है एटमॉस्फेयर में लाइफ, जब इसका सही अनुपात मिलता है तभी जो क्या है, एक लाइफ हमारा पॉसिबल हो सकता है। हम लोग के यहाँ नासा, नासा क्या करता है? नासा का काम है कि हमेशा वो नए प्लेनेट को ढूंढते रहता है। क्यों ढूंढते रहता है नए प्लेनेट को? ताकि वहाँ पे क्या हो जाए, लाइफ जो है मिल जाए। और लाइफ जो है वो डिफरेंट, तो एक टर्म आता है जिसके कहते हैं गोल्डी लॉक जोन। इसको, ठीक है, ये गोल्डी लॉक जोन होता है। जो अर्थ और सन की दूरी है वो कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर। सन और अर्थ ना, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की क्या है, दूरी है। नासा सर्च करता रहता है कि कोई अगर पृथ्वी मिल जाए, कोई अगर ग्रह मिल जाए जो कि क्या हो, किसी तारे से इतनी ही दूरी पे हो, तो वहाँ पे क्या है, लाइफ पॉसिबल हो सकती है। लाइफ क्या है, पॉसिबल। लेकिन क्या केवल इसी से पॉसिबल हो सकता है लाइफ? नहीं, वहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर देखते ये इस दूरी को जो है ये कहा जाता है गोल्डी लॉक जोन, ठीक है। ये जो दूरी होती है इसको कहा जाता है गोल्डी लॉक जोन। तो ये जो कहा जाता है कि अगर इतनी दूरी हो तो वहां पे क्या पाया जाएगा, वहां पे राइट प्रोपोर्शन, सही अनुपात में स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, तीनों का जो है अप्रोप्रिएट जो है हम लोग को अमाउंट वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या नाम था, एक ग्रह खोजा, वो है 55 कैनरी ई। ये जो था एक उपग्रह पाया गया जो कि क्या था, गोल्डी लॉक जोन में था, मतलब उतने ही दूरी पे था जितना कि पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी पे है। तो इसको फाइंड करके साइंटिस्ट नासा के बहुत खुश हो गए कि अब हमको ऐसा ग्रह मिल गया है जहाँ पे क्या है,
लाइफ पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही उसको जो है क्लोजली जो है स्टडी किया गया, वैसे ही नासा के लोग जो है बहुत उदास हो गए। क्यों? क्योंकि द होल प्लैनेट वॉज मेड अप ऑफ डायमंड। क्या बना हुआ था? डायमंड से बना हुआ था। और ये पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। और पूरा क्या था? डायमंड था। तो डायमंड क्या होता है? हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। तो ये जो है, अब सिंस ये हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, तो इसका क्या होगा? ना इसका वेदरिंग होगा, ना वेदरिंग होगा, ना ही इसका अपर्दन होगा, ना कटाव होगा, ना इससे मिट्टी बनेगी, ना इसमें पौधे खिलेंगे, ना ऑक्सीजन होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो जान लीजिए कि स्थल मंडल जो है, अब भले इंडिया में अगर ये आके एक टुकड़ा भी गिर जाए तो मार हो जाए। ठीक है? हाँ, ठीक है। तो ये जो है तो इसीलिए केवल स्थल मंडल भी अगर रहेगा तो वहां पे लाइफ क्या है? पॉसिबल नहीं है। हमको क्या चाहिए? लाइफ भी चाहिए, एटमॉस्फियर भी चाहिए, और सॉरी लाइफ कर, एटमॉस्फियर भी चाहिए, हाइड्रोस्फियर भी चाहिए, और लिथोस्फियर भी। स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, और इसका सही अनुपात भी चाहिए। ठीक, ठीक है। तभी क्या है? पॉसिबल हो पाएगा कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करे। तो यही हम लोग जो है, ये जो इंटरेक्शन है, क्या है? ये जो इंटरेक्शन, ये टॉपिक मैं फिर से कल पढ़ाऊंगा, इसलिए आप लोग वो, इसी का जो इंटरेक्शन है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इकोलॉजी। जब हम लोग इस इंटरेक्शन का क्या करते हैं? साइंटिफिक, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, तब हम लोग को क्या पता चलता है? इस इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब समझते हैं ना? आपस पर परस्पर डिपेंडेंसी, एक दूसरे पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है? तो ये इंटरेक्शन को मतलब मनुष्य जो जीव है, जीव का स्थल मंडल पर डिपेंडेंसी, जीव का वायुमंडल पर डिपेंडेंसी, और जीव का जल मंडल पर डिपेंडेंसी। इसको जब हम लोग साइंटिफिक, वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं, तब ये क्या कहलाता है? इकोलॉजी। ओके। और जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को कहते हैं सम टोटल ऑफ ऑल एलिमेंट सराउंडिंग द ऑर्गेनिज्म। अर्थात किसी जीव को के चारों ओर मौजूद वैसे तत्व जो जीवों के जो मतलब मनुष्यों के या फिर जो अदर जीव है उसके जीवन को प्रभावित करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ओके, बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमारे जीवन को प्रभावित कौन कर रहा था? हमारे जीवन को प्रभावित स्थल मंडल कर रहा था, हमारे जीवन को प्रभावित जल मंडल कर रहा था, वायुमंडल कर रहा था। तो ये क्या है? ये हमारे चारों ओर मौजूद है। तो इसी को क्या कहेंगे? एनवायरनमेंट करेंगे। और हम लोग इससे क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। तो जो इंटरैक्शन का वैज्ञानिक अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। और जो तत्व हमारे चारों ओर मौजूद होकर हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? हाँ। जैसे कि इकोलॉजी में हम क्या पढ़े कि कैसे जो है मनुष्य के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। मनुष्य के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन से क्या होता है? ऑक्सीजन के बिना जो है मनुष्य सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये सब जब हम पढ़ेंगे तब हम क्या कहेंगे कि हम उसका इकोलॉजिकल वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। तब हम लोग क्या कर रहे हैं? इकोलॉजी पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम पढ़ेंगे कि कौन सा जो है सजीव और निर्जीव जीव, हमारे या सजीव या निर्जीव वस्तु हमारे चारों ओर मौजूद है और हमारे जीवन को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है, तब हम क्या कहेंगे? उसको एनवायरनमेंट कहेंगे। ऑक्सीजन
कि जब हम सिर्फ ऑक्सीजन को जब पढ़ेंगे कि ये हमारे जीवन को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट एटमॉस्फेयर ये हमारा इन्वायरमेंट हो गया। मतलब ऑक्सीजन में प्रेजेंट जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है ये क्या हो गया, ये हो गया एनवायरनमेंट। लेकिन किस तरीके से ऑक्सीजन जो है हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इकोलॉजी। समझ में आ गई बात? ये डिफरेंस होता है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में। कल एक मैं आपको जो है एग्जाम्पल दूंगा जिसका नाम है, एक बर्ड का नाम सुने, आमूर फाल्कन। फाल्कन वर्ड का नाम सुने हैं? इसको रैप्टर भी कहते हैं। अर्थात ये वैसे पक्षी होते हैं जिनका कि विंग देखते आपको बहुत बड़ा होता होगा। क्या है वो, उसके अभी हाल फिलहाल में एक वल्चर, हिमालयन वल्चर जो है वो आ गया था कहाँ, कानपुर में। तो उसका जब विंग को फैलाया गया, पंख को फैलाया गया, तो वो बहुत लंबा पंख निकला। तो वही जो है फाल्कन भी क्या है, एक रैप्टर है। और इसके आगे जो है वैसे पक्षी जो कि बहुत बड़े होते हैं और बहुत उनकी पंख बहुत बड़ी। और दूसरा क्या है, इसी के आगे एक शब्द निकल लग जाता है, आमूर। आमूर क्या है, ये नदी है। कोई बता सकता है ये नदी कहाँ पाया जाता है? ये नदी पाया जाता है रसिया और चाइना के बॉर्डर पे। ठीक है, रसिया और चाइना के बॉर्डर पे क्या पाया जाता है, आमूर रिवर। तो आमूर रिवर के पास पाए जाने वाले फाल्कन पक्षी को अमूर फाल्कन पक्षी कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रवासी पक्षी है, माइग्रेटरी बर्ड है। और इसी के बारे में कल हम लोग जो है होता है ना डिस्कस करें। क्या होता है, सीरियल का कोई एपिसोड एंड होता है तो एक ऐसी घटना छोड़ दी जाती है जो कल आने देखने का मन करे। तो वी विल, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, ये टाइम लग जाएगा, तो इसी में हम लोग देखेंगे कि हाउ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हेल्प्स द, कैसे जो है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट क्या होता है, क्या डिफरेंस है, एनवायरनमेंट को एप्लीकेशन कहते हैं तो क्यों कहते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी तक कुछ समझने में प्रॉब्लम? मैं ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं यूज कर रहा था ना, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।